मायावती भी देश की पहली दलित प्रधानमंत्री बनने का ख्वाब देख रही थी। मायावती को यकीन हो चला था कि उनके प्रधानमंत्री बनने की कोशिश करने का समय अब आ चुका है। उन्होंने अपने इरादे जाहिर करने में बिल्कुल समय बर्बाद नहीं किया। अगस्त 2008 को इंडिया टुडे को दिए गए इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि धरती की कोई भी ताकत अब मायावती को प्रधानमंत्री बनने से नहीं रोक सकती है। जल्द ही मायावती खुद को नेशनल लेवल पर पेश करने का मौका मिल गया। जुलाई 2008 में अमेरिका के साथ न्यूक्लियर डील के चलते लेफ्ट फ्रंट ने यूपीए सरकार से समर्थन वापस ले लिया, जिससे सरकार पर गिरने का खतरा मंडराने लगा। सरकार को बचाने के लिए कांग्रेस ने मुलायम सिंह का साथ लिया। कुछ समय पहले तक मुलायम और कांग्रेस एक दूसरे के खिलाफ थे और सोनिया गांधी मायावती का समर्थन कर रही थी, लेकिन वक्त परिस्थितियां अब बदल चुकी थी। अभी तक मायावती न्यूक्लियर डील के मुद्दे पर शांत थी और डील के खिलाफ बाकी पार्टियों को समर्थन जुटाने के लिए लेफ्ट फ्रंट के एक साल के अभियान में कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाया था। लेकिन लेफ्ट फ्रंट के यूपीए सरकार से समर्थन वापस लेने के लगभग एक हफ्ते बाद 14 जुलाई को अचानक से न्यूक्लियर डील का विरोध करने का ऐलान कर दिया। मायावती का यह मानना था कि अगर यूपीए सरकार गिर जाती है तो थर्ड फ्रंट की सरकार बनाने और खुद प्रधानमंत्री बनने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। मायावती के न्यूक्लियर डील का विरोध करने से एकदम से दिल्ली में पावर इक्वेशन बदल गई। विपक्ष में जोश आ गया। मायावती देखते ही देखते एंटी न्यूक्लियर डील अभियान और थर्ड फ्रंट के नेता के तौर पर उभरने लगी। मायावती के नए नए दोस्तों ने भी कह दिया कि अगर यूपीए की सरकार गिरती है तो फिर मायावती को ही देश का अगला प्रधानमंत्री बनना चाहिए। मायावती ने समाजवादी पार्टी के 6 सांसदों और हरियाणा से कांग्रेस सांसद कुलदीप बिश्नोई को भी अपनी तरफ कर लिया था। इससे मायावती कद और ज्यादा बड़ा हो गया था। मायावती अपने नए रोल को खूब एंजॉय कर रही थी। उनके प्रयासों के चलते अचानक से उस दौर में यह चलने लगा कि क्या कांग्रेस की यूपीए वाली सरकार गिर जाएगी। हालांकि ऐसा नहीं हुआ। सरकार बेहद कम अंतर से अपना बहुमत साबित करने में कामयाब रही। मायावती अपने साथियों को एकजुट करने में कामयाब रही थी, लेकिन भाजपा ऐसा नहीं कर पाई। अगर एनडीए एकजुट रहता तो यूपीए सरकार का गिरना लगभग तय था, जिससे मायावती के प्रधानमंत्री बनने का रास्ता उस दौर में साफ हो जाता। प्रधानमंत्री बनने की महत्वाकांक्षा के साथ साथ मायावती की मेगालोमनियक प्रवृत्तियां भी बढ़ने लगी थी, यानी एक ऐसा इंसान जिसे अपनी ताकत से ही ऑब्सेशन हो जाता है, जो अपनी ही ताकत पर मंत्रमुग्ध होने लगता है। उन्होंने लखनऊ में अपनी ही 3 प्रतिमाएं बनाने का आदेश दे दिया। उस दौर में इसका जबरदस्त विरोध हुआ। इससे मीडिया और उनके विरोधियों को उनके खिलाफ वार करने के लिए बड़ा बारूद मिल गया था। कहा जाता है कि बहन जी अब घरेलू और बहन जैसी नहीं रही। अब मायावती लोगों से दूर हो रही एक ठंडी निर्जीव प्रतिमा में बदल रही थी। इसी बीच जूलियन अंसाजे के विकिलीक्स ने अमेरिकी दूतावास और अमेरिकी सरकार के बीच हुई बातचीत को जारी किया। इस बातचीत में मायावती को एक डिक्टेटर यानी तानाशाह के तौर पर दिखाया गया था। कई पत्रकारों के हवाले से दावा किया गया कि मायावती ने एक मंत्री से उठक बैठक करवाई थी। दावा यह भी कि मायावती अपने पसंदीदा ब्रांड की चप्पल लाने के लिए मुंबई एक प्राइवेट प्लेन भेज चुकी थी। इसके साथ ही मायावती को यह लगने लगा था कि उन्हें कोई जहर दे सकता है। इसीलिए मायावती ने अपने खाने के लिए 9 कुक और 2 लोग खाने को टेस्ट करने के लिए रखे थे। हालांकि मायावती ने इन दावों को गलत बताते हुए उस दौर में कहा कि असांजे पागल हो गए हैं और वो आगरा के पागल खाने में उनका इलाज करवाने के लिए तैयार है। इसके बाद असांजे ने भी जवाब दिया कि मायावती अपना प्राइवेट जेट उनके लिए भेज दे और आते समय वो उनके लिए ब्रिटिश चप्पलें भी अच्छी लेते आएंगे। न्यूक्लियर डील पर सरकार गिराने के अपने प्रयास से मायावती ने कई पावरफुल दुश्मन बना लिए थे। इस दौर में मीडिया पूरी तरह से मायावती के खिलाफ हो गई थी और आए दिन अखबारों और टीवी पर मायावती की आलोचना होने लगी। इस विरोध के बावजूद मायावती के लिए सबसे बड़ा खतरा वो खुद बन गई थी। दिल्ली में सत्ता पाने के इस असफल प्रयास के बाद मायावती का प्रधानमंत्री बनने का सपना और ज्यादा बड़ा हो गया और ऐसा माना जाता है कि मायावती प्रधानमंत्री बनने के ख्वाब में खो गई थी। लोकसभा चुनाव से 1 साल से भी कम समय बचा था। मायावती को यकीन था कि वो पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी का फायदा उठाकर इस चुनाव में दिल्ली की सत्ता पा सकती हैं। यहां पर लेफ्ट फ्रंट और बाकी क्षेत्रीय पार्टियों के साथ टेम्परेरी सपोर्ट के लिए प्रधानमंत्री पद के लिए उनकी दावेदारी को लॉन्ग टर्म सपोर्ट मानने की गलती कर दी। इस विरोध के बावजूद मायावती के लिए सबसे बड़ा खतरा मायावती बन गई थी।
दिल्ली में सत्ता पाने के असफल प्रयास के बाद मायावती का प्रधानमंत्री बनने का सपना और ज्यादा बढ़ जाता है और लगभग प्रधानमंत्री बनने के ख्वाब में वो पूरी तरह से डूब चुकी थी। लोकसभा चुनाव में 1 साल से भी कम समय बचा था और मायावती को यह लगने लगा था कि पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी का फायदा उठाकर इस चुनाव में दिल्ली की सत्ता पा सकती है। यहां पर लेफ्ट फ्रंट और बाकी क्षेत्रीय पार्टियों के उस दौर में मिले टेम्परेरी समर्थन को प्रधानमंत्री पद के लिए उनकी दावेदारी को लॉन्ग टर्म सपोर्ट मानने की मायावती ने गलती कर दी। मायावती उनके साथ गठबंधन करना चाहती थी, लेकिन न्यूक्लियर डील के मुद्दे पर हार से इन सभी के कंधे गिर गए थे और कोई भी थर्ड फ्रंट बनाने के ये मूड में नहीं थे। इसी के चलते थर्ड फ्रंट में मायावती का इंटरेस्ट खत्म हो गया और दिल्ली की सत्ता पाने की दूसरी योजना बनाई। सतीश मिश्रा जैसे करीबी सहयोगी के साथ मिलकर मायावती ने कैलकुलेट किया कि अगर बीएसपी 2009 लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में 50 और बाकी कुछ राज्यों में कुछ सीटें जीत लेती है तो प्रधानमंत्री बनने की संभावना बन सकती है। अब मायावती ने अपना पूरा ध्यान केवल इसी मिशन को पूरा करने में लगा दिया, लेकिन इसके चलते वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के तौर पर अपने काम पर ज्यादा ध्यान नहीं दे पाई और उत्तर प्रदेश से मायावती की जमीन खिसकने लगी। मायावती को समझने वाले कई लोग इसमें भी सतीश मिश्रा को जिम्मेदार ठहराते हैं और ब्राह्मण लॉबी पर बीएसपी को कब्जा करने का आरोप लगाते हैं। कहा जाता है कि इससे दलितों को आगे बढ़ाने का एजेंडा रुक गया था। इससे मायावती के दलित समर्थकों में यह संदेश गया कि ब्राह्मणों ने उनकी नेता और सिस्टम को अपने वश में कर लिया है। बीएसपी की पूरी मशीनरी दलितों से भरी हुई थी, जिन्हें लगा कि ब्राह्मण अधिकारियों की मंडली उन्हें अपने जूतों के नीचे रखना चाहती है। दलितों के खिलाफ रेप और हत्या जैसे केसेस को दबाने की कोशिश के आरोप लगने लगे। इससे कई दलित एक्टिविस्ट उस दौर में नाराज हुए। हद तो तब हुई जब एक एक्टिविस्ट ने भरी महफिल में सरकास्टिकली यानी व्यंग्यात्मक तौर पर यह नारा दिया कि 100 जूता खाएंगे लेकिन बहन जी को ही प्रधानमंत्री बनाएंगे। इसके जरिए बताया कि मायावती को प्रधानमंत्री बनाने के लिए उनके कार्यकर्ता सैकड़ों लाते जूते खाने को तैयार है। इन तमाम चीजों से दलित धीरे धीरे बीएसपी से नाराज होने लगे। दूसरी तरफ ब्राह्मण और बाकी ऊपरी जातियां जिन्होंने साल 2007 में मायावती को जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाई थी, वो भी बीएसपी से दूर होने लगी। वे केवल मुलायम सिंह सरकार से पीछा छुड़वाने के लिए मायावती के साथ आए थे, लेकिन अब उन्हें मायावती को प्रधानमंत्री बनाने में कोई फायदा नजर नहीं आ रहा था और इसी वजह से मायावती के साथ ना दलित रहे ना ब्राह्मण और सोशल इंजीनियरिंग के जिस फॉर्मूले की मदद से मायावती ने उत्तर प्रदेश को क्लीन स्वीप किया था, 2009 का लोकसभा चुनाव आते आते वो सोशल कोलिजन में तब्दील हो गया। मायावती की सरकार इस बीच अपना डायरेक्शन खो चुकी थी, लेकिन मायावती इस पर ध्यान देने की बजाय अभी भी प्रधानमंत्री बनने के अपने सपने में बिजी थी। वो बीएसपी का फुटप्रिंट बढ़ाने के लिए देश भर में घूम रही थी, जबकि उत्तर प्रदेश में उनका किला ढह रहा था। उनके पास उत्तर प्रदेश की चुनावी तैयारियों को मॉनिटर करने के लिए बिल्कुल समय नहीं था। यह काम उन्होंने सतीश मिश्रा पर छोड़ दिया था, जिन्होंने मुख्तार अंसारी और धनंजय सिंह जैसे लगभग 24 हिस्ट्री शीटर्स को टिकट दिया था। यह उस वक्त मुख्यमंत्री की इमेज के लिए एक बड़ा झटका माना गया, जिसने राज्य में लॉ एंड ऑर्डर कायम करके अपनी सख्त इमेज बनाई थी। और इन सारी चीजों का असर 2009 लोकसभा चुनाव के नतीजों में देखने को मिला। बीएसपी उत्तर प्रदेश में मात्र 21 सीटें जीत पाई। राज्य में उसका वोट शेयर विधानसभा चुनाव के मुकाबले 3% गिर गया और बाकी देश में केवल 1 सीट मिली। कांग्रेस का यूपीए गठबंधन आराम से सरकार बनाने में कामयाब रहा और फिर मायावती का प्रधानमंत्री बनने का सपना टूट चुका था। अब मायावती के सामने उत्तर प्रदेश में अपना किला बचाने की चुनौती थी, जहां 2012 में विधानसभा के चुनाव होने थे। इसके लिए मायावती को कुछ बड़े और कड़े कदम उठाने की जरूरत थी। मायावती ने सबसे पहले ब्राह्मण अधिकारियों की लॉबी को ठिकाने लगाया, जिसके चलते दलित बीएसपी से दूर हुए थे। सतीश मिश्रा को पार्टी अफेयर से दूर कर दिया गया और सिंबॉलिक पोस्ट दी गई। मायावती ने भरोसा दिलाया कि सतीश मिश्रा उनके उत्तराधिकारी नहीं है और एक दलित ही उनका उत्तराधिकारी बन सकता है। अप्रैल 2010 में जिला प्रशासन में बदलाव करते हुए कई ब्राह्मण अधिकारियों को साइडलाइन कर दिया गया। इससे मैसेज गया कि ब्राह्मण अधिकारियों की अब नहीं चल रही और सरकार की कमान एक बार फिर से दलितों के हाथों में आ गई है। दलितों से संबंधित तमाम स्कीम्स को दोगुनी ताकत के साथ लागू किया जाने लगा। मायावती के इन सभी प्रयासों की मदद से 2010 के अंत तक दलित एक बार फिर मायावती के पीछे एकजुट होने लगा।
हालांकि इस बीच में ब्राह्मण नाराज थे, जिनका मीडिया में अच्छा खासा दबदबा था। कॉर्पोरेट पहले से मायावती से नाराज था। ऐसे में दिन रात मायावती के खिलाफ खबरें चलने लगी और मायावती की सरकार को फेल दिखाने की कोशिश हुई। इस दौरान कई घोटाले भी सामने आए, जिसमें NHRM के खजाने से 8,500 करोड़ रुपए की हेराफेरी का मामला उस दौर का एक बड़ा मामला था। प्रत्यक्ष तौर पर मायावती का इस मामले से लेना देना नहीं था, लेकिन क्योंकि मायावती मुख्यमंत्री थी, लिहाजा उनकी पूरी जिम्मेदारी बनती थी। इसमें अनंत मिश्रा और बाबूराम कुशवाहा जैसे बड़े मंत्रियों का नाम आया, जिन्हें मायावती को बर्खास्त करना पड़ा। इस घोटाले की जांच के दौरान कई मेडिकल ऑफिसर्स और स्टाफ की हत्या हुई। किसी ने आत्महत्या कर ली तो किसी की संदिग्ध परिस्थितियों में दुर्घटना में मौत हो गई।